Hello students, so we are going to start a NET PYQ the final weapon series फिजिक्स में। और हम लोग लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे PYQ जो नेट में पूछे गए हैं। ये लास्ट मिनट रिवीजन है कि भाई आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि आपको थियरी याद रखनी है और थियरी 1 पेज या लेसन प्लान याद करने के बाद ही क्वेश्चंस करने हैं। और जो लास्ट डे रिविजन्स होते हैं उसमें खासकर ये PYQs देख के जाने हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट कुछ PYQs हैं हमने चूज किए हुए हैं कि लास्ट मिनट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट डेज में हो नहीं सकते, तो लास्ट डे में जो हमको एग्जामिनेशन के पहले प्रिपरेशन करनी है, फर्स्ट वी नीड टू फोकस ऑन क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन फॉर्मूलाज जो होते हैं उस पे, लेसन प्लान पे कंसंट्रेट करना है, 1 पेज पे कंसंट्रेट करना है, और जब सब हमको बहुत अच्छे से याद हो जाए तो इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है, ठीक है ना, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, क्लियर? The first is the question in NET 2020. It's basically of significant figure. Taking into an account the significant figure, what is the value of 9.99? यहाँ क्वेश्चन में है 9.99 मीटर एंड 0.0099 m, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको पूछा है माइनस करना है आपको, तो ध्यान रखना माइनस में जो हमें करना है विच इज 0.0099 है, ठीक है। तो आप इसको माइनस कैसे करोगे, यहाँ पे भी आप 2 0 एज्यूम कर लो और फिर आप सब्ट्रैक्शन करो जैसे आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ से ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 10 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे ये 9 होगा, यहाँ पे भी 9 होगा, तो 9.9801। सो यहाँ पे जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है दैट इज 3 टोटल, तो 3 यहाँ ये आंसर हो जाएगा 9.98, ठीक है। सो सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट है, अ फोर्स इज डिफाइंड बाय अल्फा टी स्क्वायर। आपको यहाँ पे दिया गया है फोर्स इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, ओके। Act on a particle at a given time t, the factor which is dimensionless if alpha and beta are the constant। इसमें से कौन सा फैक्टर डायमेंशनलेस है, 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं हमको यहाँ पे। सो देखो हमको ये पता है कि वेन एवर वी एड द सेम फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑलवेज एडेड। सो मान लो ये फोर्स है, तो अल्फा टी स्क्वायर भी फोर्स ही होगा और बीटा टी भी फोर्स होगा, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं, सॉरी, so force, so this force is equal to अल्फा टी स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू बीटा टी, ठीक है ना। तो ये भी फोर्स होगा, ये दोनों फोर्स होंगे, क्लियर। सो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, सो ये एक टी कट हो जाएगा विच इज इक्वल टू बीटा, तो अल्फा टी इक्वल टू बीटा। सो डायमेंशन किसका नहीं है, डायमेंशनलेस क्या होगा इसमें से, तो अल्फा टी अपॉन बीटा, ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है। जब भी आप सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हो तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। सो दिस इज बेसिकली अ डायमेंशनलेस। सो अल्फा टी अपॉन बीटा इज डायमेंशनलेस, ओके। सो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से किया हुआ है सेम वे, तो आप इसको मैंने इस तरीके से करके दिखाया इजी वे में, यही सबसे इजी तरीका होता है। Then the quantity which have the same dimension as that of a solid angles are, तो strain and angle have the same physical quantity, आपको ये पता ही होगा, ठीक है ना। strain जो होते हैं उसके भी strain और angle के physical quantities क्या होंगे, basically same होंगे, ठीक है। so say which has the same dimension as those of a solid angle, बिकॉज सॉलिड एंगल्स कौन से होते हैं हमारे, हमको पता है, एक तो थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस जो रेडियन में होता है, और एक स्ट्रेडियन में होता है विच इज डी स्ट्रेडियन अपॉन आर्क जो रेडियस स्क्वायर होता है, ठीक है ना। सो दो सॉलिड हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा है विच इज नॉर्मली लेंथ बाय लेंथ, इस तरीके से होता है। तो स्ट्रेन भी लेंथ बाय लेंथ होगा, जो सॉलिड एंगल होता है थीटा विच इज ऑल्सो इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो ये भी आपका लेंथ है, ये भी लेंथ है। और स्ट्रेन भी क्या होता है,
स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो दोनों के बेसिकली एक जैसे ही है, द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ अ सॉलिड एंगल। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है ना। प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल हैव, अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो उसी के जैसा। प्लेन इट हैज यूनिट बट इट हैज नो डायमेंशन, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, उसके यूनिट्स होते हैं लेकिन, जैसे थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, दैट इज m0 l0 t0, सो इट इज डायमेंशनलेस। बट इस थीटा का एक जो यूनिट होता है दैट इज इन रेडियन, ठीक है, ये हमको पता है। थीटा इज बेसिकली आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज थीटा which is arc length upon radius, so it has unit but no dimension। तो ये अच्छा सा एक क्वेश्चन है, ये हमको रीजन एसोसिएशन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो डायमेंशनलेस होते हैं उसके कोई यूनिट नहीं होते, तो नहीं, ये ऐसा एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर द डायमेंशन m1 l1 t-2 एंड a-2 बिलोंग्स टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो ये हमको फॉर्मूला सीधा याद है, तो उसी के हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज आपको सबके जी के ग्रेविटेशन पोटेंशियल, जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल इंटेंसिटी के एमएलटी याद रखने होंगे, उस पर सीधा साधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, तो सीधा फॉर्मूला याद होगी तो हमको डायरेक्टली पता चल जाता है, ठीक है आंसर इसका। देन नेक्स्ट ये वापस से दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हमने पहले ही कर लिया है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ NIT 2025। अ बलून इज मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन S। सो एक बलून है जो एक सरफेस टेंशन S मटेरियल से बना हुआ है, एंड इट इज इन्फ्लेशन आउटलेट फ्रॉम वेयर द गैस इज फील्ड, इट हैज अ स्मॉल एरिया A। यहाँ से कहीं गैस बाहर आ रहा है स्मॉल एरिया A में से, ठीक है। Filled with a gas of a density rho, makes a spherical shape of radius r. When the gas is allowed to flow out of it, its radius changes from r to 0। यहाँ से गैस बाहर आ रहा है, मान लो जो आउट वेलोसिटी वो v2 है। If the speed of a gas coming out of the balloon depend on r as r raised to alpha, ठीक है ना। और आपको ये फाइंड आउट करना है कि t is proportional to t जो है टाइम है, यहाँ पे t टाइम है, is proportional to s which is surface tension, a is the area, sigma rho raised to gamma and r raised to delta। कैसे प्रोपोर्शन में आएगा, तो देखो जब भी गैस यहाँ से बाहर आएगी तो सबसे पहले तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था 2025 का, लेकिन हम इसे सॉल्व करें ध्यान से। तो गैस बाहर आ रही है एक जगह से, तो हम लोग इसको बर्नौलीज इक्वेशन का क्वेश्चन करते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड होगा, देखते हैं कैसे। P1 ये इनसाइड प्रेशर है P1, ये आउटसाइड प्रेशर है P0। सो आपको ये फॉर्मूला पता है, P1 माइनस P0 इज बेसिकली 4T बाय R होता है, बट यहाँ पे टाइम है तो मैं 4S बाय R लिख दूंगा, ठीक है। सो मेरा P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से P0 प्लस 4S अपॉन R, दैट इज योर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको मैं जीरो मान लेता हूँ बिकॉज इनसाइड वेलोसिटी कंपेरिजन टू आउटसाइड वेलोसिटी बहुत कम होगी। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 से हम देखेंगे तो अंदर का एरिया बहुत ज्यादा है, ये एरिया छोटा है, तो ये वेलोसिटी कम होगी। V1 की वेलोसिटी हम यहाँ से जो है वो एज्यूम वेरी वेरी स्मॉल कर लेंगे, तो V2 आपका लार्ज वैल्यू होगा, इसलिए हम इसको जीरो एज्यूम करते हैं। आउटसाइड प्रेशर तो P0 है, ठीक है, और ये आपका वापस से हाफ रो V स्क्वायर आ गया, जो V2 वेलोसिटी है उसको मैंने V स्क्वायर लिख दिया। तो अगर हम इसको दोनों जगह कंपेयर करें तो P0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ से चेक करो तो प्रोपोर्शनलिटी कैसी आती है, V स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R रेस टू माइनस हाफ आता है, ठीक है। सो V प्रोपोर्शनल कैसे आएगा, V जो प्रोपोर्शनल आएगा वो R रेस टू माइनस हाफ आएगा। सो R रेस टू माइनस हाफ, यहाँ पे यही दिया हुआ है R रेस टू अल्फा, तो कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू माइनस हाफ आ गई। तो एक वेरिएबल आपके पास यहाँ से निकलता है कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा।
सो अल्फा की वैल्यू माइनस हाफ गई, मतलब ऑप्शन ए और डी में से एक ही है ऑप्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये पता चल गया कि ऑप्शन बी और सी चला गया, ए और डी आ गया। अब आगे हम इसको जैसे हम एमएलटी मेथड से करते हैं वैसे करेंगे। अल्फा की वैल्यू हमको आइडिया आ गई, अब हम जनरली जैसे जिस तरीके से करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको ये बर्नौलीज इक्वेशन से सॉल्व करके दिया है, वो पता चल गया आपको। क्वेश्चन में आपको दिया गया है टी इज प्रोपोर्शनल टू, देखो सॉरी, टी इज अ टाइम प्रोपोर्शनल टू एस रेस टू अल्फा, ए रेस टू बीटा, रो रेस टू गामा एंड आर रेस टू डेल्टा, ठीक है। सो ये आपको ऑलरेडी पता है। टाइम का एमएलटी क्या होता है हमको पता है, m0 l0 t1, दिस इज द एमएलटी ऑफ टाइम। एस यहाँ पे सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन की फॉर्मूला क्या होती है, सरफेस टेंशन इज एफ बाय एल होगा, ठीक है। सो एफ की एमएलटी क्या हो जाएगी, m1 l1 t माइनस टू, ये l1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से तो आपका ऑलरेडी रेस टू अल्फा है, ठीक है। एल और एल कट हो गया, रहा ही नहीं है। एरिया क्या हो जाएगा, एमएलटी एरिया का एल रेस टू टू हो जाएगा, ये बीटा हो गया। डेंसिटी का क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सो मास अपॉन वॉल्यूम इज एल रेस टू माइनस थ्री गामा हो जाएगा। रेडियस का क्या हो जाएगा, रेडियस का L1 हो जाएगा रेस टू डेल्टा। अब आप इसको कंपेयर करना चालू करो। जैसे अल्फा की वैल्यू तो हमको पता ही है, जैसे ये जीरो है m वाला, यहाँ पे m क्या हो गया, अल्फा m रेस टू वन है तो अल्फा हो गया। यहाँ अल्फा है ही नहीं, यहाँ m है ही नहीं, यहाँ आपका m है तो प्लस गामा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे भी m नहीं है, क्लियर। अब हमको यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली थी, अल्फा की वैल्यू माइनस हाफ थी, तो आपकी अल्फा की वैल्यू माइनस हाफ थी तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस हाफ। सो गामा की वैल्यू प्लस हाफ, वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, तो बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अल्फा माइनस हाफ और गामा प्लस हाफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो लॉजिकली ऐसे जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो हम इस तरीके से पूरा क्वेश्चन ना करके थोड़ा अधूरे क्वेश्चन, हाफ क्वेश्चन में भी हमारे आंसर आ सकते हैं, ठीक है ना। बस एग्जाम में ये देखना है कि हम कितनी फास्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, उस समय दिमाग कितना तेज चलता है, ठीक है ना। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, तो दिमाग को शांत रखा जाए एग्जाम में, ठीक है ना, फोकस किया जाए थोड़ा। Then E and G respectively denotes energy and gravitational constant. Then E upon G, सिंपल E और G का रेशियो ले लेना है, हमारे पास उसका MLT आ जाएगा। तो जो भी हमारा आंसर है वो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आ जाएगा। एनर्जी का आपने फॉर्मूला लिख दिया, जी का लिख दिया, MLT दोनों का रेशियो लिख दिया, तो रिस्पेक्टिव आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। देन ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। इन क्वेश्चंस को करने की ट्रिक होती है, देखो जैसे फोर्स ए एंड टी आर चूजन एज अ फंडामेंटल यूनिट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। एक तो हमने जो मेथड दी है वो मेथड से आप कर सकते हो, जो बेसिक क्लास में सिखाई गई है। कभी कभी आप इसको फास्ट करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो, फोर्स एफ ए एंड टी आर चूजन एज अ फंडामेंटल यूनिट, मतलब एमएलटी की जगह एफ ए और टी को फंडामेंटल यूनिट चूज कर लिया है। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, तो देखो क्या करने का है हमको, एलएचएस में एनर्जी रखने का और आरएचएस में बाकी ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी होने चाहिए। तो फॉर्मूला को अरेंज करके कैसे भी आरएचएस में इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी को लेके आना है। तो हमको ये पता है कि एनर्जी जो होता है दैट इज वर्क डन, ठीक है। और वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे फोर्स तो चाहिए आंसर में, तो फोर्स को रहने दूंगा मैं, ठीक है ना, फोर्स को मैं वहां रहने दूंगा। डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने वी टी लिख दिया, और वेलोसिटी को मैं एक्सेलरेशन इनटू टाइम लिख सकता हूँ, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो गया, तो ये एफ हो गया, ए हो गया और टी स्क्वायर हो गया, तो F1A1T2, तो अपना ये आंसर आ गया, F1A1T2 इज योर आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, एक ये मेथड है, दूसरी तो आपको कंपैरिजन करके समझाई हुई है ही, बट मेरे हिसाब से जब आपको सारे फॉर्मूलाज याद होते हैं तो ये सबसे बेस्ट मेथड होती है, जल्दी भी आती है, ठीक है, आंसर भी जल्दी आ जाता है। देन नेक्स्ट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैज द डायमेंशन ऑफ द लेंथ कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ
सी जी एंड दिस, ये क्या दिख रहा है, देखो ये शक्ल से क्या दिख रहा है आपको, ठीक है ना। कुलम फोर्स आपको पता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो Q1 Q2 क्या होता है, आपका चार्ज होता है। F की वैल्यू क्या होती है बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, ठीक है ना। ये चार्ज को मैंने ई स्क्वायर लिख दिया अपॉन आर स्क्वायर लिख दिया, तो ये ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका एफ आर स्क्वायर हो जाएगा। बस अब आपको यहाँ पे यही निकालना है। देन द फिजिकल डायमेंशन लेंथ, लेंथ को आपको इनके टर्म्स में निकालना है, ठीक है ना। सो लेंथ की एमएलटी क्या होती है, हमको करना है क्वेश्चन को किस तरीके से, लेंथ की एमएलटी क्या होती है, लेंथ की एमएलटी L1 ही होगी, ठीक है। सी की क्या होगी हमारे पास, सी लाइट होता है, मतलब वेलोसिटी, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, सो दैट इज सी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होगा। तो मीटर पर सेकेंड होगा, मतलब सी का क्या हो जाएगा, L1 T-1 रेस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स हमको पता नहीं है। ऐसे ही आप जी का एमएलटी लिखो, ऐसे ही आप इसका एमएलटी लिखो, इसका एमएलटी क्या हो जाएगा, फोर्स का क्या होगा M1 L1 T-2, आर का क्या हो जाएगा L2, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप पूरा लिखोगे तो देखो एमएलटी का कंपैरिजन ही है, यहाँ पे एल है आपका L1, ठीक है ना। सी रेस टू एक्स, सी हमें पता है क्या होता है, जी पता है, सबके एमएलटी लिख दिए, कंपैरिजन करके एक्स वाई और जेड जो पावर एक्सपोनेंट को इक्वेट कर दिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस एग्जाम में ये ध्यान देना है कि ये है क्या, तो सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ध्यान रखना यूनिट एंड मेजरमेंट में हमको सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तो ही जाके क्वेश्चंस होते हैं अपने, ठीक है बच्चों। देन वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर में हमेशा खासकर ध्यान रखना जो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो रीडिंग के आते हैं कि मतलब हमको जो कुछ रीड करके डेटा बताना होगा कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। दूसरा आपको लीनियर जो लीस्ट काउंट है उसके आएंगे, लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो लीस्ट काउंट के जो भी क्वेश्चन होंगे, लीस्ट काउंट के क्वेश्चन ध्यान रखना, लीस्ट काउंट निकालते हैं MSD माइनस VSD से, ये हमें लीस्ट काउंट निकालने के, और मोस्टली ये क्वेश्चन हर बार रिपीट भी होता है। n+1 डिविजन ऑफ द वर्नियर स्केल, दैट मीन्स n+1 VSD वर्नियर स्केल डिविजन coincide with the n division of the main scale, it coincide with n division of main scale, ये पता चल गया आपको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न आते हैं कि n+1 डिविजन ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड विद द n डिविजन ऑफ द मेन स्केल, ठीक है। सो यहाँ से आप VSD निकाल सकते हो, VSD मतलब 1 VSD हो जाएगा, विच इज इक्वल टू n MSD अपॉन n+1। अब ये 1 VSD की वैल्यू आ गई है, वो यहाँ पे पुट कर दोगे आप, तो MSD माइनस 1 VSD कितना हो गया है बोलो, n MSD अपॉन n+1। बस अब आप इसको सॉल्व कर दो, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज n+1 MSD माइनस n MSD, ठीक है ना। सो दिस कम्स आउट टू बी MSD अपॉन n+1, ठीक है। अब आपका MSD यहाँ पे देके रखा है 0.1 mm, वही 0.1 mm को यहाँ पे लिखा हुआ है 1/100, ठीक है। तो उस हिसाब से ये आपका लीस्ट काउंट आ गया। फिर आपको MSD की वैल्यू देके रखी है, तो ये MSD की वैल्यू होगी, ठीक है ना। MSD की जो वैल्यू होगी 0.01 सेंटीमीटर होगी, तो दैट हैज टू बी 1/100, ठीक है। ध्यान रखना ये MSD रिप्रेजेंट किया है, 1 MSD क्या दिया हुआ है, तो ये 1 MSD की वैल्यू यहाँ पे डालनी होगी। ये क्वेश्चन को उस हिसाब से किया गया है, 0.01 सेंटीमीटर, ध्यान रखना कभी भी। और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक चीज और याद रखना कि रीडिंग हमको कैसे लेनी होती है, यहाँ पे भी कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, आगे आएगा तो बताऊंगा, लेकिन यहाँ बता ही देता हूँ इस क्वेश्चन में। कोई भी ये एन जो भी रीडिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्नियर में देख रहे हो एक ये 7 है, ये 7.1 है, तो यहाँ पे कहीं पे अगर बीच में आया तो आप यहाँ पे 7 लिखोगे, प्लस कोइंसाइड कहाँ पे हो रहा है वो है इनटू लीस्ट काउंट। तो ये जो लीस्ट ये जो होगा, ये जैसे मान लो कि वर्नियर स्केल आपका 7 और 7.1 के बीच में आया तो यहाँ पे 7.0 लिखोगे। कोइंसाइड मान लो 6th डिवीजन पे हो रहा है तो यहाँ पे 6 लिखोगे, ठीक है।
और लीस्ट काउंट है, ये अगर आपने सेंटीमीटर में लिखा है तो ध्यान रखना लीस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में ही लिखना है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी लीस्ट काउंट आप एमएम में निकालते हो फिर सेंटीमीटर में लिख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे ये चीज याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे ये आंसर में कुछ बच्चे 10 लिख के आ जाते हैं, यहाँ पे तो देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, आपको वो ध्यान में भी नहीं रहा है तो भी डिनोमिनेटर में n+1 है तो एक ही ऑप्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में n+1 है, बाकी में है नहीं तो डायरेक्टली आंसर हो गया, लेकिन दो में n+1 होता तो फिर आपको ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती, ठीक है। देन परसेंटेज एरर का क्वेश्चन आया यहाँ पे, a physical quantity p is related to the four observation a b c d as follow, so p is equal to, हम इसको लिख दें, देखो डायरेक्टली कैसे करते हैं फास्ट परसेंटेज एरर में, a क्यूब b स्क्वायर c रेस टू -1 और d रेस टू -12 बिकॉज 1/√d है। परसेंटेज एरर है ना, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना है, देखो सीधा मैं डेल्टा p बाय p लिखता हूँ, तो कैसे लिखेंगे, देखो एरर हमेशा ऐड होगा, मतलब ये सारे क्वांटिटीज के एरर ऐड होंगे, तो डेल्टा p बाय p इज इक्वल टू 3 डेल्टा a बाय a प्लस 2 डेल्टा b बाय b प्लस, माइनस है तो भी प्लस ही लिखने का, डेल्टा c बाय c, माइनस है तो भी प्लस लिखने का, प्लस हाफ डेल्टा d बाय d, ठीक है ना। एरर में कुछ नहीं होगा, ये 3 आगे आ जाएगा बस, एंड डेल्टा a बाय a, यहाँ पे हाफ है तो हाफ आगे आ जाएगा डेल्टा a बाय a, मल्टीप्लीकेशन हो डिवीजन हो हमेशा एरर ऐसे एडअप हो जाते हैं। अब आप सीधा देखो व्हाट इज, ये फ्रैक्शन एरर है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर हो गया, तो डेल्टा a बाय a कितना दिया है, a का एरर 1%, तो यहाँ 1 लिख दिया, b का कितना दिया है 3%, c का कितना दिया है 2% और d का कितना दिया है 4%। अब इन सबको ऐड करके चेक कर लो, 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, ये 13 हो गया ना, तो 13% इज योर एरर बेसिकली, ठीक, हाँ तो वही आंसर है 13, अंडरस्टूड। सो मेथड दिया है, नाउ अगेन कंसिडर अ डायमीटर ऑफ अ स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट being measured with the help of a vernier caliper, suppose it's 10 vernier scale division, जैसे देखो 10 VSD co is equal to 9 MSD, the least division of a main scale is 0.1 and the zero, यहाँ पे जीरो एरर भी है, उसको भी देखते हैं कैसे करना है, तो अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, आपका रिवीजन पूरा ही हो जाएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पे लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा अपन को, तो लीस्ट काउंट अपना जो हो जाएगा दैट इज MSD माइनस VSD, तो 1 VSD कितना हो जाएगा, देखो MSD माइनस VSD कितना हो जाएगा 9 MSD अपॉन 10, सो 9 अपॉन 10 MSD हो जाएगा, सो दिस विल बिकम MSD अपॉन 10, ठीक है ना। 1 MSD कितना है 0.1 सेंटीमीटर, so 0.1 centimeter upon 10, तो 0.01 centimeter is your least count. अब if the main scale of the reading of a diameter is given, main scale की जो रीडिंग है, तो रीडिंग हमारी क्या आएगी वो चेक करते हैं, वो 5 है, 5 सेंटीमीटर रीडिंग है, प्लस कोइंसाइड कहाँ हो रहा है 8th डिवीजन से, लीस्ट काउंट कितना है 0.01, ठीक है ना। द मेजर डायमीटर आफ्टर द जीरो एरर इज, अब ध्यान रखना 5 + 8 × 0.01 ये रीडिंग आया। अब जीरो क्या है, जब हमने जॉस को, जैसे वर्नियर, जब पूरे कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं था और पूरे दोनों जॉस को कंबाइन कर दिए, तभी भी वो जीरो रीडिंग नहीं दिखा रहा था, वो रीडिंग कितनी दिखा रहा था 0.1 सेंटीमीटर रीडिंग दिखा रहा था, ठीक है ना। ये सेम वैसा हुआ, मान लो हम वेइंग मशीन पे खड़े ही नहीं है और मैं खड़े नहीं हूँ और उस पर मेरा वेट 2 kg बता रहा है, ऑलरेडी मैं तुम्हें खड़ा नहीं हूँ तो वेट 2 kg बता रहा है, और मैं उस पर स्टैंड करूंगा वेइंग मशीन पे और मेरा वेट मान लो 70 kg दिखाएगा, तो मैं क्या करूंगा 70 - 2 कर दूंगा, मतलब मेरा एक्चुअल वेट कितना है 68, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू दिखा रही है मुझे तो मैं क्या करूंगा उसको माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे रीडिंग में से हमको -0.1 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, तो अपना आंसर आ जाएगा, डन हो गया, बस वो आपका आंसर होगा जो भी आंसर है, ठीक है ना। तो आपका आंसर होगा 4.98, अगर आप चेक करोगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो मेथड भी दी गई है, आपके पास बुक्स हैं उसमें यही मेथड देखो बराबर, तो वो ध्यान रखना।
वो ये ना 5.08 आता है और उसमें से 0.1 सेंटीमीटर माइनस किया है तो 4.98 आंसर आता है। नाउ सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन आया है, ये हमने अभी सॉल्व किया। फिर ये एक थियोरिटिकल है, अपनी शीट में रैंडम एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, एक बार थियोरिटिकली रीड करके जाना है, ठीक है ना, एग्जाम में क्लिक हो जाएगा, एक दो बार रीडिंग करोगे तो थियरी बुक में टाइप्स ऑफ एरर को सिर्फ रीड करना है, न्यूमेरिकल वाइज जो एक क्वेश्चन किया वही आता है, ठीक है ना। ये रैंडम एरर होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस जो होते हैं टेम्परेचर और वोल्टेज सप्लाई में, सो दे आर बेसिकली रैंडम एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर जो होते हैं वो ये हो जाए, जो अभी अपन ने देखा, जैसे दोनों जॉस के वर्नियर कैलिपर को कंबाइन कर दिया, बीच में कोइंसाइड कर दिया सॉरी, और बीच में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो जीरो रीडिंग आनी चाहिए, बट वो जीरो रीडिंग नहीं आ रही है, कुछ 0.2 सेंटीमीटर आ रही है, दैट मीन्स वो एरर इंस्ट्रूमेंट का एरर है, ठीक है ना। पर्सनल एरर जो वो होते हैं जो नॉर्मली हम लोग कैलकुलेशन के टाइम पे कर रहे होते हैं, देख प्रॉपर नहीं रहे हैं, तो पर्सनल एरर, तो ये रैंडम एरर है, ध्यान रखना। Then a screw gauge give a following reading when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading is 0 mm. Circular scale reading is 52 division. Given that 1 mm of a main scale corresponding to 100 division on a circular, the diameter of the wire of the above data is. तो मेन स्केल में तो जीरो है, तो जो रीडिंग होगी वो रीडिंग क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी n मतलब वो जीरो, सॉरी वहां पे भी ये जीरो है, जीरो प्लस n इंटू लीस्ट काउंट। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच इनटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल्स। पिच क्या होता है, वेन एवर यू रोटेट दिस वन सर्कुलर रोटेशन ऑफ अ स्क्रू गेज इज कंप्लीटेड, ठीक है ना, सो हाउ मच लीनियर डिस्टेंस दैट इट ट्रैवल, दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज अ पिच। ओके, सो यहाँ पे आपको 100 डिवीजन दिया ही हुआ है, क्लियर। कोइंसाइड कहाँ पे कर रहा है, 52 पे, तो आपका ये आ जाएगा, देखो 52 आपका लीस्ट काउंट 0.001 होता है। और ये हमको एक चीज याद रखना है, देखो जो नॉर्मल टाइप का स्क्रू गेज होता है ना, वो स्क्रू गेज में अगर 100 डिवीजन है ना, तो 0.001 उसका नॉर्मली 0.001 सेंटीमीटर उसका लीस्ट काउंट होगा। तो आप एग्जाम में फास्ट कर सकते हो, तो इसकी रीडिंग कितनी आएगी, 0.052 सेंटीमीटर। स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट, यहाँ पे लीस्ट काउंट दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको पिच निकालना है, सो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन 50 है, लीस्ट काउंट आपको देके रखा हुआ है, लीस्ट काउंट कितना देके रखा है, 0.01 mm, सॉरी 0.01 mm देके रखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 m इज अ पिच। तो ये आपका रिस्पेक्टिव ये फॉर्मूला याद रखना है एलसी का फॉर स्क्रू गेज। फिर ये भी हमने किया अभी उसी के जैसा है, ठीक है। एक फॉर्मूला दे के रखी है हमको, तो इसका परसेंटेज एरर निकालना है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा, प्लस हाफ डेल्टा बी अपॉन बी हो जाएगा, प्लस 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी हो जाएगा, प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन डी हो जाएगा। डन। तो आपका ये ए कितना है 1%, बी कितना है 2%, ये कितना है 3%, और ये दूसरा भी कितना है, ये 4%। तो बस आप इसको सॉल्व करो, आपके आंसर आ जाएंगे। दिस विल बी द 2 + 1 + 1 + 12 13 14 15 16 16 इज योर एरर हियर इन दिस केस, ठीक है। Now a student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of the least count. Screw gauge का least count देके रखा है 0.01 सेंटीमीटर। The main scale reading is 5 mm, मतलब जो रीडिंग है उसकी मेन स्केल में 5 mm है। जीरो सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद द 25th डिवीजन, 25th डिवीजन के साथ वो कोइंसाइड हो रहा है, और लीस्ट काउंट आपको देके रखा है 0.01 सेंटीमीटर। ओके, सो बस आपका ये रीडिंग आ जाएगा। ये जो रीडिंग आएगा इसमें से स्क्रू गेज है तो जीरो एरर ऑफ माइनस, मतलब पहले वो माइनस दिखा रहा था, वो माइनस दिखा रहा था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा। बस इतना याद रखना कि इसमें आपको डेटा में प्लस कर देना है। जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में मैंने एक सिंपल सा वेट का कॉन्सेप्ट दिया था, मैं वेइंग मशीन पे खड़ा नहीं हुआ तो भी उसके पहले बिफोर स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन, सपोज इट शोज अ वेट ऑफ 2 kg और 2 kg, तो मुझे फाइनल वेट में से 2 माइनस करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिखा रहा है, तो मुझे उतना ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस अपना 0.004 सेंटीमीटर ऐड कर दो इसमें, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऐड ही किया है, ठीक है ना। सो फाइनल आंसर में ऐड किया है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। क्लियर? A student perform an experiment with measuring the thickness of a slab of a vernier caliper whose 50 division of a vernier coincide with the 49 division. So ये वैसे ही है, 50 VSD coincide with 49 MSD. He noted the zero of a vernier caliper is between 7 and 7.05 mark. 7 और 7.05, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 7 और 7.05 मार्क। तो जो वन मेन स्केल डिवीजन हुआ ना, ये इसका जो 1 MSD हुआ ना, वो कितना होगा बताओ। 1 MSD कितना हो जाएगा, 7 और 7.05 है। अगर 7 और 7.1 होता तो 0.1 सेंटीमीटर इज 1 MSD, लेकिन 7 एंड 7.05 है, तो 1 MSD कितना हो जाएगा, 7 माइनस 7.05, तो 0.05 सेंटीमीटर इज योर 1 MSD, ठीक है। तो इसीलिए उस रीडिंग में ऐसा किया होगा, देखो 0.05, ठीक है, हम लोगों ने किया हुआ है। तो आंसर क्या आएगा अपना, सबसे पहले तो आप यहाँ से 1 MSD निकल गया आपका। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, देखो जो लीस्ट काउंट आपका होगा दैट इज 49, हाँ देखो, तो आपका VSD कितना हो जाएगा, VSD is 49 upon 50 MSD. So जो आपका लीस्ट काउंट होगा, that least count will be 1 MSD minus VSD. So MSD minus VSD is 49 upon 50 MSD. So this is MSD upon 50. तो ये आपको लिखना है 0.05 सेंटीमीटर अपॉन 50 इज योर लीस्ट काउंट। बस अब आगे तो रीडिंग ही लिखनी है आपको। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ थिकनेस विल बी, ठीक है। सो आपका 7 और 7 उसके बीच में है, तो 7.0 प्लस कोइंसाइड कहां पर हो रहा है, 23rd डिवीजन में, इनटू लीस्ट काउंट कितना है, इनटू लीस्ट काउंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है जिसमें ये चीज याद रखनी है आपको, ध्यान देना बच्चों, ठीक है। इन अ वर्नियर कैलिपर 20 डिवीजन कोइंसाइड विद 16, ये इस साल का ही क्वेश्चन है 2026 का। तो बस ये सिंपल सा नॉर्मल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उससे कर लो। 20 आपका VSD कोइंसाइड विद 16 MSD, सो लीस्ट काउंट आप यहाँ से निकाल दोगे, MSD माइनस VSD, तो यार MSD विल बिकम कितना हो जाएगा, MSD एज इट इज है, VSD कितना हो जाएगा 16 अपॉन 20 MSD, और आपको 1 MSD की वैल्यू ईच डिवीजन ऑन द स्केल इज 1 mm, वो दे के रखिए, आपका रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही MSD अपॉन N आ रहा है यहाँ पे, मतलब इस तरीके से आप कर लो, सबसे ज्यादा सिंपल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये mm में है, इसको सेंटीमीटर में लिख देना, 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 MSD में आपका रिस्पेक्टिव आंसर 0.02 आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसको आप कितना करोगे, सॉल्व करोगे तो बताओ, 4 MSD अपॉन 20, तो दिस इज MSD अपॉन 5, और फिर MSD की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपका रिस्पेक्टिव आंसर आ जाएगा।